मैं वर्षा डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। ऑनलाइन क्लासेस के इस चरण में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 यानी बीए फाइनल की आपकी जो किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं, किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके क्या निहित अर्थ है, क्या इसके मायने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण अनेक पहलुओं के द्वारा होता है, जिसमें शामिल हैं राष्ट्र की शासनीय व्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकासक्रम, विचारधारा एवं ऐतिहासिक मूल्य इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक व्यापार, प्रतिरूप एवं नेतृत्व क्षमता भी प्रभावित करती है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध सहायक सिद्ध होते हैं। चूँकि मध्य युग तक राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व ही नहीं था, तकनीकी दृष्टि से उस समय से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी संभव नहीं थे। तथापि इस बात के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उजागर करने वाली राजनीतिक गतिविधियां प्रत्यक्ष थीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य व्यवस्था की अवधारणा के उदय के संकेत 1648 की वेस्टफैलिया की संधि से मिलते हैं, जिसने यूरोप में 30 वर्षों 1618 से 1648 के मध्य जो युद्ध हुआ उसको समाप्त कर दिया। यह संधि राज्य व राज्य व्यवस्था को कानूनी मान्यता देती थी। वास्तव में इसके द्वारा दो राज्य स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का निर्माण हुआ। इसके बाद यूरोपीय शासकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। कालांतर में राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने न केवल विभिन्न अर्थ एवं स्वरूप ग्रहण किए, बल्कि इसकी सत्ता ने नवीन उपलब्धियों का भी सामना किया। हाल ही के वर्षों में व्यापार, उत्पादन और वित्त का वैश्वीकरण, संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में क्रांति, तकनीक एवं शस्त्रों के विस्तार तथा पर्यावरणीय एवं सतत सामरिक संकट ने ऐसी समस्याएं खड़ी की हैं जिनका समाधान राष्ट्र राज्यों की संरचना के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों की खोज एवं विस्तार को अनिवार्य बनाता है, जो कि राष्ट्रीय संप्रभुता के परंपरागत मूल्य को दुर्बल बना सकता है। त्वरित वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव अपने साथ उन विघटनकारी तत्वों को भी ला रहे हैं जो समाज को अधःपतन की ओर प्रवृत्त करते हैं और जो पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इकाइयों को विखंडित करते हैं। अधोगमन की यह प्रवृत्ति पश्चिम के आर्थिक रूप से उन्नतिशील राष्ट्र राज्यों में अधिक दिखाई देती है और इसका उद्देश्य राष्ट्र राज्यों की एक संस्था के रूप में उनकी सत्ता के साथ साथ उनके महत्व एवं औचित्य को भी कम करना प्रतीत होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हम समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध। चूँकि विश्व में ऐसी अनेक समस्याएं हैं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान किसी एक राष्ट्र या एक राज्य द्वारा होना संभव नहीं है, उसमें विभिन्न देशों की आपस में मिलजुल कर निर्णय तक पहुंचने की एक साझेदारी होती है, एक भागीदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, जैसे मानवाधिकारों पर लेकर, पर्यावरण को लेकर, आतंकवाद को लेकर, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र की निर्भरता, जिनको लेकर के एक देश दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्वहन करना जरूरी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम विभिन्न देशों के आपस में संबंधों को, रिलेशंस को हम पढ़ेंगे। आगे
पढ़ने से पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके क्या निहित अर्थ हैं, क्या महत्व हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द आता है पुनर्जागरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, रिबर्थ। इसे मुख्यतः प्राचीन ग्रीस एवं रोम के उस सांस्कृतिक आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है जिसमें शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में बहुत सारा विकास देखने को मिला था। प्रबोधन या ज्ञानोदय, एक बौद्धिक आंदोलन जिसने विवेक, बुद्धि, तर्क एवं प्रगति के नाम पर धर्म, राजनीति एवं शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी। साम्राज्य, प्रभुत्व की एक संरचना जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न सांस्कृतिक एवं जातीय समूह, राष्ट्रीयताएं एक ही सत्ता के अधीन कर दी जाती हैं। सकारात्मक शांति, ऐसी शांति जो युद्ध के मूल कारणों को समाप्त करे। यह केवल युद्ध विराम नहीं है, बल्कि उन संबंधों का परिवर्तन है जिसमें आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक उत्पीड़न खत्म कर दिया जाता है या उसमें कमी लाई जाती है। सैन्यवाद, युद्ध, सैन्य बल एवं हिंसा का महिमा मंडन। संरचनात्मक हिंसा, कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो गरीबी, भूख, उत्पीड़न और संघर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक स्रोत का संकेत करता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राज्यों द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवादी समूहों का सहारा लेना। सामान्यतः राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नियंत्रण में आतंकवादी समूह कार्य करते हैं, यानी राज्य के द्वारा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। युद्ध अपराध, युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने या नागरिकों को जरूरत से ज़्यादा लक्षित करने जैसे युद्ध नियमों का उल्लंघन करना। अंधराष्ट्रीयता, किसी वजह या समूह के प्रति समालोचना एवं तर्क रहित समर्पण जो ज़्यादातर इसकी सर्वोच्चता में विकास के कारण होता है, जैसे राष्ट्रीय अंधभक्ति। हर्जाना यानी क्षतिपूर्ति, जिसमें वित्तीय भुगतान या वस्तुओं की प्राप्ति शामिल हो सकती है। इस तरह का ज़्यादातर हर्जाना विजयी देशों द्वारा हारे हुए देशों पर दंड स्वरूप लगाया जाता है। तुष्टीकरण, विदेश नीति का एक उपाय जिसके अंतर्गत एक आक्रामक राज्य को इसके राजनीतिक उद्देश्यों में बदलाव लाने और विशेषकर युद्ध को टालने के उद्देश्य से कई तरह की छूट दी जाती है। प्राकृतिक राज्य, ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता न हो या व्यक्ति पर कोई कानूनी नियंत्रण न हो। जेनोफोबिया, अन्य समूहों विशेषकर विदेशियों का भय होना, डर होना जेनोफोबिया कहलाता है। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की यहाँ पर चर्चा की। धन्यवाद।